बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वफाकी और निगरान सूबाई वज़राए कानून का मुश्तरका एलामिया सामने आया है। वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम से चारों सूबों के वज़राए कानून की अहम मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम किया जाए। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफ़ात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं, उनसे हम लेते हैं। सईद, क्या अपडेट करेंगे मज़ीद आप हमें? सईद, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, क्या फैसला किया गया है आम इंतखाबात के हवाले से? अहम खबर, आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। वफाकी और निगरान सूबाई वज़राए कानून का मुश्तरका एलामिया सामने आया है। वफाकी वज़ीर कानून इरफान अहमद से असलम से चारों सूबों के वज़राए कानून की अहम मुलाकात हुई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम किया जाए। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफ़ात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका है। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जावेद बलोच साहब, इजलास का मुश्तरका एलामिया सामने आया है, आम इंतखाबात के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखें, जिस तरह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो इलेक्शन के हवाले से तारीख देना चाह रहे हैं और आम इंतखाबात के हवाले से अपने इख्तियारात के मुतालिक बार बार जो है वो आगाह कर रहे हैं। तो इस पे आज वज़ीर कानून ने चारों सूबों के वज़राए कानून को जो है वो उनके साथ एक मीटिंग की, इजलास किया और जो कानून साजी की गई थी इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के इख्तियारात के हवाले से, उस पर तबादला ख्याल किया गया है। इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है वो एक मुतफ़िका एलामिया है चारों सूबाई वज़राए कानून का और फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ का। उसमें ये कहा गया है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, आईनी इदारा है। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। बिल्कुल, ये एलामिया जारी किया गया, जबकि हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार का एहतराम। लेकिन जावेद बलोच साहब, सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर कानून की मुलाकात भी हुई थी और सदर मुमलिकत की जानिब से भी मुशावरत का सिलसिला जारी था, मुलाकातों के सिलसिले जारी थे। वो कह रहे थे कि ऐलान तो वो करेंगे इंतखाबात की तारीख का। मदिया, जिस तरह वो इंटरप्रेट कर रहे हैं इस लॉ को, सदर मुमलिकत और उनकी जो मुशावरत जारी है और जो उनके साथ उनके रफ़का हैं तहरीक इंसाफ ने भी उन्हें लेटर लिखा, तो वो तो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा किया जाए जिससे एक आईनी बहरान पैदा हो मुल्क के अंदर और हिजानी कैफियत जो है वो पैदा हो। इस पर ज़राए ने बताया था कि वज़ीर कानून ने उस वक्त भी उन्हें ये मशवरा दिया था कि ये टोटली इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे और आम इंतखाबात का इनेकाद भी कराए। इस पर जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थे वो बजट थे कि नहीं, ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है। तो इस पे आज चारों वज़राए कानून का भी इजलास बुलाया गया और चारों वज़राए कानून को भी एतमाद में लिया गया और आइन को सामने रख के जो कानून साजी की गई उसको सामने रख के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद ये मुतफ़िका एलामिया जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि मुकम्मल इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, इलेक्शन का इनेकाद करवाए और उसमें जो रद्द-बदल का भी करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, अभी अगर मुल्क की मौजूदा हम सूरत हाल की बात करें, मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप चल रहा है, तो जावेद बलोच साहब बताइएगा अब कब तक इंतखाबात के हवाले से हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा, क्योंकि हल्का बंदियों का सिलसिला भी जारी है। देखें मदिया, हल्का बंदियां तो जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी उसका शेड्यूल जारी किया था, उस शेड्यूल के मुताबिक ही जो ये जारी है। पहले 14 दिसंबर की तारीख थी कि 14 दिसंबर तक ये हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी, लेकिन अब जो है वो 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है कि हल्का बंदियां मुकम्मल करके उन्हें जो है अनाउंस किया जाएगा। अब जारी बात है जिन हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो
वहाँ से निकाला जाएगा और कुछ हल्के शामिल किए जाएंगे, कुछ को कम किया जाएगा, कुछ को बढ़ाया जाएगा। तो उस पर डेफिनेटली जो कंसर्न कैंडिडेट्स हैं, जो पब्लिक है, वो अपने इतराज़ात भी उठाती है और फिर उन इतराज़ात की जो कानून है, जो इलेक्शन कमीशन का लॉ है, वो ये कहता है कि उन इतराज़ात को एड्रेस किया जाए, उनकी समाअत होगी और उनकी समाअत होने के बाद जो है वो हल्का बुनिया अनाउंस होगी। इसके बाद जो है फिर आम इंतखाबात होते हैं, तो फिर 14 दिसंबर के बाद ही कोई इलेक्शन की तारीख सामने आ सकती है। जो कहा जा रहा है कि 90 डेज जो है वो फरवरी के एंड तक पूरे होंगे, तो फरवरी के किसी तारीख में मिड ऑफ फरवरी या उससे पहले जो है वो कोई तारीख आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब, ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ थे। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, ताहाल हतमी फैसला नहीं हो सका है। नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे या फिर कुर्रा फ़ाल शहबाज शरीफ के नाम निकलेगा। पार्टी रहनुमा गुमगू का शिकार हैं। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मुक़्तदर हलकों को फ़िलहाल कबूल नहीं, लीगी ज़राए का दावा। अवामी सतह पर वोट बैंक नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के फेवरेट, मगर महंगाई की वजह से पार्टी को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, क्या फैसला किया जाएगा, इस बारे में हमें डिटेल से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, नून लीग के मोतबर ज़राए की हमारे साथ बात हुई है और उनका ये कहना है कि अवाम में जो वोट बैंक है वो तो नवाज शरीफ का है, लेकिन शहबाज शरीफ की जो 16 माह की हुकूमत है और कारकर्दगी है उसने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और पार्टी के अंदर एक डिस्कशन बड़ी वजह ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उस तरह आवामी अब हमायत हासिल नहीं होगी। ताहम नवाज शरीफ की जहाँ तक बात है तो इस हवाले से मुस्तकिल और ताकतवर हलकों ने अभी तक नीम रजामंदी भी शो नहीं की कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और मुस्लिम लीग कानून कम बैक करती है तो क्या वो वज़ीर आज़म होंगे, क्या उनकी मंजूरी होगी। तो इस बात को लेकर जो है वो लीगी रहनुमा गुमगू सूरत-ए-हाल का शिकार है और उनके अंदर अब अपनी एक बहस चल रही है कि एक इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है और दूसरा जो है आवाम की नजर में मोतबर है, तो आखिर होगा क्या। वजह यह है कि इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये बात को लेकर। ठीक है जी, नुमाइंदा खसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस तशरीफ ला रहे हैं। हम सब मिलकर पार्टी कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इंतखाब के लिए नई हल्का बंदियों पर तमाम जमातों का मुत्तफिक होना खुश आइन बात है। तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर सियासी जमात होने के नाते इलेक्शन में हिस्सा ले, ताहम जिन अनासिर ने 9 मई के वाक़यात में हिस्सा लिया और शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया, उन्हें इंतखाबात में मौका नहीं देना चाहिए। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरें तख्ते लाहौर पर। आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंच रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल लाहौर में होगा। बिलावल भुट्टो भी आज शाम को लाहौर पहुंच जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अभी मुल्तान में मौजूद हैं। कल होने वाले पीपल्स पार्टी के इजलास में अहम सियासी अमूर पर गौर करेंगे। साइफर गुमशुदगी केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक के लिए तोसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का मुलजिम को 27 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्कुनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खसूसी अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। एक बार फिर से आपको बताएं कि साइफर गुमशुदगी केस का ये मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक के लिए तौसी कर दी गई है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का मुलजिम को 27 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म सामने आया है। जज की जानिब से कहा गया है कि अटक जेल में केस की समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खसूसी अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास सानहा 9 मई और जड़ावाला वाक़यात से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी की 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम का जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी सामने आई है। जड़ावाला में 9 गिरजा घरों की ताज़ीनो आराइश मुकम्मल हो चुकी है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला के दीगर 13 गिरजा घरों की तामीर व बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है।
9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला भी हुआ है। अभी मुल्की मुआशी सूरत हाल, पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मैशत पर गहरे और मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक है। अफगान हुकाम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी करते हैं, जिसका नतीजे में अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फ़र्क सामने आता है। ये मामला क्या है, इस बारे में हमें मज़ीद अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, ये पाकिस्तान कस्टम्स की गलत बयानी कहा गया है कि की जाती है अफगान हुकाम ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स में, जिसका नतीजा ये होता है कि अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फ़र्क सामने आता है। देखिए मदिया, ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान बरामदात में 67% इजाफा हुआ है, जिसकी मालियत फरवरी 2022-23 में जो है वो 6.71 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंची है। इससे पहले ये 4 अरब डॉलर थी। तो ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मामला जो है इंतहाई अहम है पाकिस्तानी मीशत के लिए भी, और पाकिस्तान से जो स्मगलिंग होती है अशिया की, जिसमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं, जिसमें जो है वो बिजली का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, आलात हैं, टाई ट्यूब हैं, चाय वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं। तो इन बरामदात में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें 35% है, 72% है। तो इस बरामदात की कसीर इजाफे की वजह जो है पाकिस्तान में इन अशिया की बरामदात में नुमाया कमी वाक़या हो रही है। मसनूई फिफ्टिन से बने हुए कपड़े की मसनूआत अगर देखें, मुख्तलिफ आइटम देखें, तो उसमें जो है वो कमी आ रही है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की अपनी जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। पाकिस्तानी मैशत पर इसके बुरे असर मतलब हो रहे हैं। ज़राए का ये कहना है, जो माशी माहिरीन हैं और जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को भी पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए दुनिया में राइज इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो है वो करना वक्त की अहम जरूरत है। उसमें तब्दीलियाँ जो हैं वो कीजिए ताकि जो है वो मैशत को नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब हमारे साथ थे, ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद। और अहम खबर थी, इस खबर की डिटेल्स। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्क की मैशत पर गहरे और मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक वजह है। FIA लाहौर का डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। FIA लाहौर जोन ने कार्रवाई करते हुए अब तक 41 मुकदमात दर्ज किए और 84 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, डॉलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के फैसले के बाद जो है वो FIA भी मुतहरिक हो गई और FIA जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए 41 मुकदमात जो है वो लोगों पर दर्ज कर लिए हैं और तकरीबन 84 के करीब अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि गैर मुल्की करेंसी की जो है वो स्मगलिंग और उसकी जो गैर मुल्की करेंसी थी उसको जो है वो अपने पास स्टोर किए हुए थे और हवाला हुंडी का कारोबार करते थे। इनके खिलाफ जो है FIA ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन अगर बात करें तो 41 अभी तक जो है वो मुकदमात दर्ज किए हैं और 84 अफराद हिरासत में ले लिए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई जो है वो FIA की जानिब से 2 रोज़ कबल भी की गई। FIA को अख्तियारात दिए कि FIA जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए जो अनासिर इस गैर मुल्की करेंसी और हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। और उस क्रैकडाउन के बाद अगर बात करें तो डॉलर जो तकरीबन इंटर बैंक में 305 रुपये तक गया और ओपन मार्केट में जो है वो 340 रुपये तक जो है वो डॉलर ओपन मार्केट में गया और वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने के बाद क्रैकडाउन के बाद जो है वो उसकी कीमत डेली बेसिस पे जो है वो कम होना शुरू हो चुकी है। और अब ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो तकरीबन 295-296 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है और इंटर बैंक की बात करें तो इंटर बैंक में तकरीबन 297 के करीब जो है वो डॉलर फ़रोख्त हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब शाहिद। अवाम ने डॉलर माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को खुशाइन करार दे दिया है। अवाम हुकूमती इक़दाम के मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद हैं। शहरी कहते हैं क्या कह रहे हैं और आप पारा मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी, हम उन्हीं से जानते हैं। तौसीफ, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी, गुज़श्ता एक हफ़्ते में जो क्रैकडाउन शुरू किया गया उसके बाद डॉलर की कीमत में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है
اور ڈالر کی قیمتوں میں کمی کے بعد اس کے عوام پہ کیا نتائج مرتب ہوں گے، اس پہ عوامی رائے جاننے کے لیے ہم یہاں پہ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ مطلب یہ کریک ڈاؤن جو جتنے بھی ہوتے ہیں حکومت جو ہے نا کس لیے کرتی ہے؟ یہ ہمارے لیے اور عوام کے لیے کرتے ہیں۔ حکومت اگر یہ چیزیں نہ کرے تو پھر ڈالر جو مطلب ایک جگہ پر ہو گیا دوسری جگہ پر، تو ڈالر جو ہے نا ہم کس طرح جو ہے نا ذخیرہ اندوزی ہے نا، تو ذخیرہ اندوزی کو تو مطلب ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر گندم ہے، روپیہ ہے، ڈالر ہے، یا مطلب ین ہے یا پاؤنڈ ہے، اگر یہ ایک جگہ پر ہو آپ کے پاس یا میرے پاس اور میں اس کو نکالوں نا ایک موقع پر نکال، تو یہ مطلب بری بات ہے۔ عوام یہ رائے رکھتی ہے کہ حکومت کے یہ جو اقدامات ہیں یہ خوشائند ہیں اور اس کا جو الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ عوام تک پہنچے گا۔ جی بہت شکریہ توصیف۔ سرگودھا میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں، چینی مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے 4 گودام سیل کر دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں چینی کے تھیلے برآمد کیے گئے۔ قبضے میں لیے گئے چینی کے تھیلے سرکاری نرخ پر فروخت کیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کے مطابق ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ چینی مافیا کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو خبر دی جا رہی ہے چینی مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے 4 گودام سیل کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہزاروں چینی کے تھیلے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ قبضے میں لیے گئے جو تھیلے ہیں چینی کے، اب سرکاری نرخ پر یہ چینی فروخت کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی، اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا نے کہا ہے، اور مزید بھی اس طرح کے جو ملزمان ہیں اور چینی مافیا ہے ان کے حوالے سے ملک کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کا سلسلہ اور کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، پاکستان سے 5 شرائط پر مبنی تحریری معاہدے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کے نظام کو درست کرنا ہوگا، کیپٹو پاور پروڈیوسر کو دی گئی امارات واپس لی جائیں۔ اہم خبر ہے یہ، بجلی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، پاکستان سے 5 شرائط پر مبنی تحریری معاہدے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کے نظام کو درست کرنا ہوگا۔ مزید ڈیٹیلز اشفاق مغل سے ہم لیتے ہیں۔ اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اشفاق، آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کیا تفصیلات مزید سامنے آئی ہیں؟ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، پاکستان سے 5 شرائط پر مبنی تحریری معاہدے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ہفتے کے دوران کارروائیوں میں 6215 بجلی چوری کے کیسز پکڑے گئے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق ملک بھر میں اب تک بجلی چوری میں 369 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ جرمانوں کی قیمت میں 16.2 کروڑ روپے بھی وصول کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اشفاق مغل سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، بجلی چوری کے خلاف جو ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اب تک کے جو اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ 6215 بجلی چوری کے کیسز جو ہے وہ ملک بھر میں پکڑے گئے ہیں، جس میں سے 2380 افراد کے خلاف جو ہے وہ بجلی چوری کے جرم میں جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے مختلف تھانوں میں، مختلف ملک کے مختلف تھانوں میں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اب تک کی کارروائیوں کے دوران جو ہے بجلی چوری کے جرم میں 369 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جن کے خلاف جو عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں۔ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ڈسکوز کے آفیسرز کو بھی ایسی جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ بعض آفیسرز اور جو دیگر عملہ ہے اور اس کو بھی معطل کرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بہت شکریہ اشفاق آپ کا۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن 7ویں روز بھی جاری ہے۔ آپریشن کے دوران تمام سرکل میں 411 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 6 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، اور پکڑے جانے والے کنیکشنز میں سے 2 زرعی ہیں، 12 کمرشل اور 397 ڈومیسٹک کنیکشنز بتائے جا رہے ہیں۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کا آج 7واں روز ہے۔ آپریشن کے دوران تمام سرکل میں 411 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں، 6 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 2 زرعی بتائے جا رہے ہیں، 12 کمرشل ہیں اور 397 ڈومیسٹک کنیکشنز بتائے جا رہے ہیں۔
فیصل آباد میں بھی بجلی چوروں کے خلاف مہم جاری ہے. فیسکو ریجن میں کارروائیوں میں مزید 128 بجلی چور پکڑے گئے ہیں. وہاں کی صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے وقاص شیراز سے جو کہ فیسکو جنرل مینیجر کے ساتھ موجود ہیں. جی وقاص. جی بالکل، فیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف جو ہے بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے. 7ویں روز بھی جو ہے بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا جس میں 128 چوروں کو جو ہے وہ پکڑا گیا. ان کے خلاف جو ہے درخواستیں بھی دے دی گئی ہیں. اس حوالے سے جو ہے ڈور ٹو ڈور جا کر جو ہے چیک کیا جا رہا ہے. فیسکو ٹیموں کی جو خصوصی ٹیمیں بنائی گئی ہیں ان کی جانب سے ہر علاقے میں جا کے جو ہے مکمل طور پر چیکنگ کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے جو بھی بجلی چوری میں ملوث پایا جاتا ہے اس کے خلاف جو ہے کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. اس وقت میرے ساتھ جنرل مینیجر فیسکو موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فیسکو نے 149 ٹیمیں بنائی ہیں اسی ایک مہم کے لیے، جس میں مختلف لیول پہ ہیں، سب ڈویژن، سرکل، ایون چیف آفس لیول پہ بھی ٹیمیں ہیں. ہم لوگ جو ہے ڈے اینڈ نائٹ، رات کو بھی ریڈ کر رہے ہیں، دن کو بھی جا رہے ہیں، اور پولیس ہمیں فل اسسٹ کر رہی ہے. ہم نے 492 اب تک جو ہے نا 6 دنوں میں کیسز پکڑے ہیں، اور ان کے خلاف FIR 205 FIRs بھی رجسٹر ہو چکی ہیں. اب تک جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اس میں کروڑ روپے جو ہے مالیت جو قومی خزانے میں بھی جمع کروائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید جو ہے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. اور اس 7 روز کے بعد جو ہے اب جو نئی ٹیمیں جو تشکیل دی گئی ہیں ان کے تحت جو ہے مزید کارروائی عمل میں لائی جائیں گی. جی بہت شکریہ وقاص صاحب کا. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جیسے لوگوں کو موقع دیے جاتے ہیں، سپورٹ بھی پیچھے ہوتے ہیں، تو ہم انسٹیٹیوشنز قائم کر سکتے ہیں. یہ میں نے خود اپنا ایکسپیرینس میں صوبہ سندھ میں دیکھا ہے کہ چاہے وہ ہمارا گمبد کا ڈاکٹر بھٹی صاحب ہو، یا میرا جو NICVD کا منصوبہ ہے اس کا ڈاکٹر ندیب قمر صاحب ہو، جب آپ رائٹ مین فور دا رائٹ جاب لگاتے ہیں اور حکومت کا اس طریقے سے انٹرفیئرنس نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایک اس قسم کے ادارہ بنا سکتے اور ثابت کر سکتے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز بھی ڈیلیور کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری بات ہے. اور مجھے میں جانتا ہوں کہ جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا اور صدر زرداری صاحب صدر تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اسی ماڈل کو ہم HEC میں اپنائیں، مگر افسوس کے ساتھ وہ ہم سے ابھی تک نہیں ہو پایا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے کہ اسی طریقے سے ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو تگڑا کر رہے ہیں، اور ان سے عوام کو وہ ان کا جو حق ہے، ان کو جو وہ سہولت ملنا چاہیے، وہ ان کو ضرور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کوشش یہ ہوگا. ہم نے ثابت بھی کر لیا کہ 1-2 جگہ میں کہ اگر ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، تو اس میں ہم آپ کی ایڈوائس چاہیں گے، سپورٹ چاہیں گے، تجویزیں چاہیں گے، تاکہ ہم یہ آگے لے کے اس پہ مزید کام کر سکتے ہیں. اور میں آپ کا بہت اس چیز کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا جو ہمارا سیلاب پچھلے سال جو ہوا تھا، جو جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان کے عوام اس وقت بہت متاثر ہوئے تھے، تو آپ نے ہمیں اس مشکل وقت میں ساتھ بھی دیا تھا، اور اس کا بھی ہم آپ کا بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کا. اور اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو گوئنگ ٹو دی انوگریشن. اچھا، ہم نے سر ایک ٹاپک دیا تھا پاکستان اور اس کی بین الاقوامی ذمہ داری. اچھا، تو اس کی فیور میں اور اس کے اگینسٹ میں ہم نے ڈیبیٹ کروائی. اچھا، تو اس کے 3 ونر جو ہے نا، وہ آج یہاں پہ آئے، اور ضرور آپ ان سے ملوائیں، اور میں ضرور ان کو شیلڈ دلوانا چاہوں گا. پاکستان اور اس کے ویری
ویلکم بیک۔ پاکستان کی تاریخ اس میں بسنے والی قوموں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کشمیر، لاہور یا پھر مشرقی پاکستان، ہر محاذ پر اقلیتی جانثاروں نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے آئی فون 15 پرو اور آئی فون 15 پرو میکس کی نقاب کشائی کر دی ہے۔ ایپل نے آئی فون 15 پرو اور آئی فون 15 پرو میکس کا آغاز کیا ہے، جو ایروسپیس گریڈ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں نئے ڈیزائن کے ایکشن بٹن اور ناقابل یقین تصویری معیار کے ساتھ 7 پرو لینس اور 48 میگا پکسل کیمرہ سسٹم بھی شامل ہے۔ سپر ہائی ریزولوشن اور اعلیٰ سمارٹ گیمنگ سسٹم بھی اس میں شامل ہے۔ انٹرٹینمنٹ میں آپ کو بتائیں کہ طنز و مزاح کے بے تاج بادشاہ فلم سٹار لہری کی آج 11ویں برسی ہے۔ لہری نے کامیڈی کی دنیا میں منفرد مقام بنایا۔ اپنی طرز کے اس منفرد اداکار اور عظیم کامیڈین کے کریئر پر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں مروہ انصر چودھری کی اس رپورٹ میں۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔